हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है DSSB TGT स्पेशल एजुकेटर, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो फ्रूटफुल होने वाली है जो भी बच्चे CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ वो प्रिपरेशन कर रहे हैं रीट एग्ज़ामिनेशन की, HTET की या फिर UP टेट की, DSSB स्पेशल एजुकेटर मतलब कि PRT की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं कि जी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होता क्या है। ठीक है, हम एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं, एक सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास है ये होने वाली है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो एक्ट आया था 1995 के ऊपर। और मैं जानती हूँ कि इस एक्ट के बारे में आप सभी लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, बट फ्रेंड्स बात क्या होती है कि मेन जो प्रोविजंस होते हैं उसको आप कभी कभी रिकॉल करने में, याद करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो आज जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। और फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको पहले एक्ट्स बताए थे वो पढ़ने के बाद, जैसे कि PWD है और RPWD है, इसका एक कंबाइंड बताऊँगी जब मैं आपको डिटेल में क्या पढ़ाऊँगी, डिसेबिलिटीज़ पढ़ाऊँगी कि जी डिसेबिलिटीज़ की जो फुल फॉर्म है वो PWD में क्या दी थी और RPWD में क्या दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट कब आया था, 1995 में आया था। ठीक है, अब ये तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक लाइन दी जाती है, एक कोट दिया जाता है जो कि इस पूरे एक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता है। फॉर एग्जांपल इस एक्ट में है क्या, इस एक्ट में आपको, इस अधिनियम में आपको दिया क्या गया था। ठीक है, सबसे पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि समान अवसर सभी बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, विकलांग के क्षेत्र, अगर विकलांग है कोई बच्चा तो उसको उसके समान अवसर दिया जाएगा। किसके समान अवसर दिया जाएगा, जो हम जनरल बच्चों को देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मतलब कि अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में डिस्कस किया था कि उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते थे, तो इस एक्ट के आने के बाद ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि भाई इनको इनके राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड हों और इनके राइट्स के ऊपर काम भी किया जाए। और फ्रेंड्स लास्ट बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि फुल पार्टिसिपेशन, मतलब कि पूर्ण भागीदारी, किसके साथ, जर्नल कम्युनिटी के साथ, मतलब कि जर्नल हमारे समाज के साथ, जो भी हमारा समाज है उसमें पूर्ण भागीदारी दी जाए। इनको किसी भी अवसर में या फिर किसी भी इनकी जो इनका अधिकार है उसमें इनको पीछे ना रखा जाए जहाँ पर भी समाज की बात आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पास कब हुआ था, ये पास कब हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, देख लीजिए 12 दिसंबर 1995, मतलब कि 12 दिसंबर 1995 को ये जो बिल है ये पास हो गया था। पर फ्रेंड्स लागू कब हुआ, मतलब कि फोर्स में कब आया था, 7 फरवरी 1996 में आया था, एक साल बाद आया था। मतलब कि हो तो गए कुछ महीने बट साल बदल गया। ठीक है, 1995 से 1996 हो गया है ये साल। अब आप इस चीज़ को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जी इस वाले एक्ट में 7 ही डिसेबिलिटीज़ हैं और 7 फरवरी को ही ये लागू किया गया था, तो ये एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। टोटल डिसेबिलिटीज़ कितनी मेंशन की गई थी, 7 डिसेबिलिटीज़, मतलब कि विकलांगता इसमें मेंशन की गई थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहला था ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंधापन। एक होता है लो विजन, मतलब कि ये दोनों की दोनों कैटेगरी हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट में आती हैं। ठीक है, एक तो वो जो कि पूर्ण तरीके से ब्लाइंड थे, एक वो जिनको दृष्टि बाधिता थी, मतलब कि उनकी दृष्टि जो थी वो कम थी। ठीक है फ्रेंड्स, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब कि सुनने में परेशानी दी हुई है। इसमें भी दोनों तरीके की आ जाती हैं, चाहे वो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो, मतलब कि बिल्कुल ही उसको सुनाई नहीं देता हो, ठीक है, श्रवणहीन हो वो, या फिर क्या होगा, हार्ड ऑफ हियरिंग होगा, सुनने में उसको परेशानी होगी। ठीक है, एक होती है जी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ का मतलब है जिनको चलने में फिरने में दिक्कत होती है, जिनको उनके
जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल जैसे पोलियो जिनको हो जाते हैं, उनके शरीर कैसे हो जाते हैं, उनके जो बड़े बड़े मोटर्स हैं जैसे कंधे हो गए, पैर हो गए, वो काम नहीं करते हैं, हाथ हो गए वो काम नहीं करते हैं, तो इसमें ऐसे लोगों को भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब मेंटल की इन्होंने 2 कंडीशन दी हुई हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मानसिक एक तो मंदता, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मैं आपको बता दूं कि मेंटल जैसा कोई भी शब्द जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अपना अब इसको जो मेंटली रिटार्डेशन मतलब कि जो मंदता एक शब्द है, मेंटली मंदता जो ये शब्द है, इसको अपनाया नहीं जा रहा है। इस शब्द को ऐसा नहीं माना जा रहा है कि हाँ ये बोलते हुए अच्छा लग रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक हो गया मेंटली रिटार्डेड, एक हो गया मेंटली इल, जो कि मानसिक बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो जब आप डिसेबिलिटीज़ वाली वीडियो में आप मेरी जाएंगे उसमें आप पढ़ेंगे। दूसरा है लेप्रोसी कर्ड, कुष्ठ रोग ठीक हो जाना। देखिए, एक तो होता है कुष्ठ रोग, ठीक है, जिसको हो गया उसको तो प्रावधान नहीं मिलेंगे जो भी इस पीडब्ल्यूडी एक्ट में दिए गए हैं। कुष्ठ रोग से जो ठीक हो गए हैं पर उनके शरीर में कोई ना कोई क्षति छोड़ गए हैं, कोई ना कोई कमी विकलांगता छोड़ गए हैं, उन्हीं लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इस हिसाब से आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। ठीक है, जिनको कुष्ठ रोग है अभी उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फैल सकता है। इसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और रेगुलर कांटेक्ट काफ़ी समय तक रहा इस इंसान के साथ जिसको कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, तो उसके फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया था। पर कुष्ठ रोग से जिनके शरीर में हानि आ गई है, मान लीजिए उसके शरीर में उसके जो कुष्ठ रोग है वो पैरों से चलना शुरू हुआ और पैर से जब उसका ऑपरेशन हुआ, जब वो ठीक हुआ, जब वो कुष्ठ रोग वो कोई ना कोई उसको विकलांगता दे गया, मतलब कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी दे गया, या फिर अब वो चलने में असमर्थ हो गया है, उन लोगों को इसमें प्रावधान है कि भाई इन लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ इस एक्ट में दी गई है वो इन लोगों को दी जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया किस हिसाब से पढ़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये चीज़ पूछी जा सकती है, क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कंपटीशन हर ईयर आपको बढ़कर दिखता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 14 इसमें चैप्टर है, 74 सेक्शन है। अब इसका नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 14 अध्याय हैं और 74 खंड है उस पूरे के पूरे एक्ट में जो ये लिखा गया है, अच्छे से जो इसमें बताया गया है। तो इसमें 14 चैप्टर है, 74 जो है इसमें सेक्शंस है, 74 जो है इसमें खंड हैं। ठीक है, अब जो ये मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये आप कहीं पे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। इससे बाहर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस बात की मैं आप लोगों को श्योरिटी देना चाहती हूँ कि इससे बाहर आप लोगों का नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं 1 बाय 1 कि क्या रहता है। सबसे पहले मेन बात, इसमें मेन प्रोविज़न क्या किया गया था, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। देखिए, कुछ मेन हेडिंग्स थी। ठीक है, विकलांगता और रोकथाम का प्रारंभिक पहचान, ठीक है, दूसरी थी शिक्षा, फिर था रोजगार, ठीक है, उसके बाद था गैर भेदभाव, उसके बाद था अनुसंधान और जनशक्ति विकास, मतलब कि रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, इसके बाद थे अफर्मेटिव एक्शन, मतलब कि सकारात्मक कार्रवाई, और इसके बाद सबसे लास्ट में था हमारा सामाजिक सुरक्षा, और उसके बाद शिकायत निवारण। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मेन हेडिंग जो है आप सभी लोग लिख लीजिएगा पहले ही। ठीक है जी, सबसे पहले जो इनकी हेडिंग दी गई थी, 14 सेक्शन थे इसमें, सबसे पहले जो इनकी हेडिंग दी गई थी, जो इसका पहला पेज था वो था प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़। देख रहे, सबसे ज़्यादा इनका जो कंसर्न था इस वाले एक्ट को बनाने में, इस वाले एक्ट को लिखने में, वो क्या था, विकलांगता की रोकथाम कैसे की जाए और प्रारंभिक पहचान कैसे की जाए। आप लोग भी एक टीचिंग लाइन से आप लोगों ने कुछ भी स्टडी की होगी अपने ड्यूरिंग, आपके जो भी टीचिंग में आपने ऑप्ट किया होगा, बीएड की होगी या फिर डीएड की होगी, डिप्लोमा किया होगा, उसमें आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि अर्ली इंटरवेंशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से जल्दी प्रारंभिक पहचान कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, रोकथाम के लिए। ठीक है, ताकि कोई डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो समय के साथ साथ और ज़्यादा गंभीर होती चली जाती हैं, तो इसलिए इस लाइन को, इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया था। सबसे पहला आप सुन लीजिए, सर्वे किए जाएंगे, हर एक जगह पर सर्वे किए जाएंगे, हर एक क्षेत्र में सर्वे किए जाएंगे, और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो भी
इस सर्वे को करते हैं, इसमें एक अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अपने क्षेत्र का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जिस सर्वे करेंगे और जितने भी ऐसे बच्चे हैं वो ढूंढ कर लाएंगे। दूसरा है जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड रिसर्च करेंगे। देखिए, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ थी, अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 3 गुना बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? इसीलिए बढ़ गई हैं, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी आ गया है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016 भी आ गया है। अब भी उसमें भी मेंशन है कि रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगी, चाहे किसी के भी द्वारा करी गई हो, चाहे एक नॉर्मल स्पेशल एजुकेटर हो, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो CBSE कर रहा हो या फिर कोई भी एक एजुकेशनल बोर्ड कर रहा हो, चाहे वो RCI कर रहा हो, किसी के द्वारा अगर रिसर्च करी जा रही है, ऐसी विकलांगताओं को आपको ढूंढ के लाना है जो कि एट रिस्क है, कि भाई ऐसे बच्चे एट रिस्क हैं जो जिनको विकलांगता हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर विकलांगता है और वो एडुकेबल है, मतलब कि उसको पढ़ाया जा सकता है, तो ऐसी विकलांगताओं को भी आप इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझ में आ गई ये लाइन। दूसरी लाइन है स्टाफ एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर शैल बी ट्रेंड, मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, स्थापित करे जाएंगे और जो उनका स्टाफ रहेगा उसको भी ट्रेन किया जाएगा। देखिए, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट एड की ऐसे किया जाता है, भाई पट्टी वट्टी आप कैसे करेंगे, बुखार है कौन सी दवाइयाँ देंगे, कोई बीमारी है उसकी कैसे दवाई देंगे। पर यहाँ पर स्टाफ को ट्रेन करने के लिए क्यों बोला गया है? अगर आपके पास कोई विकलांग बच्चा आता है, विकलांग व्यक्ति आता है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक अपनी एक जगह रखते हैं, एक स्थान रखते हैं। और इसी वजह से प्रावधान में लिखा गया कि भाई इनका हेल्थ केयर जो ये सेंटर्स है, इनका जो स्टाफ रहेगा इनको भी ट्रेन किया जाएगा। ठीक है जी, ताकि बच्चा स्कूल में जाए, हेल्थ केयर सेंटर में जाए या फिर कहीं भी जाए, उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और जो कि हमने पहले लाइन पढ़ी थी एक्ट के साथ कि भाई फुल पार्टिसिपेशन हो। भागीदारी कब होगी? जब सभी लोगों को इनके बारे में पता होगा, सभी लोगों इनके विकलांगता से जितनी भी जुड़ी चीज़ें हैं उन लोगों को पता होंगी, उस चीज़ में ट्रेंड होंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट है स्क्रीनिंग इन 1 ईयर। देखिए, साल में एक बार स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मतलब चाहे वो बच्चा नॉर्मल भी है, चाहे वो बच्चा विकलांग भी है, स्क्रीनिंग मतलब देखा जाएगा, चेकलिस्ट लगाई जाएंगी उसके ऊपर। क्या इसकी, अगर मान लीजिए विकलांग बच्चा है, क्या इसकी ये विकलांगता थी, हमने आईपी में इसका ये गोल सेट किया, ठीक है, तो क्या ये गोल के हिसाब से बच्चा मतलब पढ़ पा रहा है, क्या ये गोल अचीव कर पा रहा है, क्या इसकी बीमारी ऐसी तो नहीं है जो ये हर साल गंभीर होती जा रही है, क्या इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अब नॉर्मल बच्चों की सुन लीजिए, भाई कोई बच्चे आप देखेंगे क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, ठीक है, नॉर्मल भी बच्चा होता है और डिफरेंटली एबल बच्चा भी होता है। जो नॉर्मल बच्चा भी होता है वो आप देखेंगे कि कोई बच्चे डल भी होते हैं, कोई बच्चे गिफ्टेड भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर क्रिएटिव बच्चे हैं, ठीक है। तो उनमें भी एक तरीके की स्क्रीनिंग होती है कि जितने भी डल या फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं, क्या उनमें विकलांगता आने के चांसेस हैं, या फिर चांसेस अगर हैं तो उनको ऊपर क्या कार्रवाई आगे करी जाएगी। तो इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये स्क्रीनिंग क्या है, समाज में भी होगी, चाहे वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उस चीज़ से मतलब नहीं है। स्क्रीनिंग क्षेत्र वाइज भी हो सकती है, किसी क्षेत्र में भी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर भी हो सकती है। उसके जितने भी बच्चे हैं उनको बुलाया जाता है और उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है, ठीक है, ताकि इन बच्चों की अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके, ढूंढ के लाए जा सके। शिक्षा नहीं मिल रही है तो उनको स्कूल में ले जाया जा सके। दूसरा है अवेयरनेस कैंपेन। देखिए जी, स्क्रीनिंग किसके द्वारा होगी, अवेयरनेस कैंपेन के द्वारा होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम CBR बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता जो ये अभियान चलाए जाते हैं हर साल, अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कहीं पे लॉन्ग मैराथन हो रही है, मतलब लोग जागरूकता फैला रहे हैं, ठीक है। बच्चे जो है स्कूल में भी, नॉर्मल बच्चे भी हैं, वो भी इन बच्चों के लिए कुछ किसी भी तरीके से नुक्कड़ नाटक करते हैं। WHO भी हर जगह अपनी क्या है मीटिंग्स रखता है। तो क्या हो रहा है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है, कैंपेन लगाया जा रहा है। ये मतलब नहीं है छोटा है बड़ा स्तर पे है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ठीक है। और इन अवेयरनेस कैंपेन के द्वारा ही स्क्रीनिंग भी करी जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप नहीं भूलेंगे
कि जी प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन में ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद एजुकेशन में क्या बोला था, देखिए जी एजुकेशन में बोला था राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, राइट टू फ्री एजुकेशन। देखिए एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं, इसमें कंपलसरी नहीं लिखा गया था, ठीक है, कंपलसरी मतलब कि ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये नहीं लिखा गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी आ सकता है। सिर्फ इसमें क्या बात करी गई थी कि फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कंपलसरी है नहीं है इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। बट क्या जिक्र था कि भाई फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कब तक दी जाएगी, 18 साल तक दी जाएगी, जब तक बच्चा 18 साल तक ना हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा। कंपलसरी अगर कभी ऑप्शंस में आए आप बेझिझक होकर उसको नेगलेक्ट करके आ सकते हैं, गलत लगा के आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा CWSN, मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, शेल हैव द राइट टू फ्री बुक्स, फ्री किताबें, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म एंड अदर लर्निंग मटेरियल। देखिए किताबें जो स्कॉलरशिप मिलती है स्कूल की तरफ से, मतलब कि एक धनराशि मिलती है उसकी तरफ से, स्कूल की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनके जो हेल्थ है वो ठीक हो सके। देखिए स्कॉलरशिप के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की पेंशन भी मिलती है। आई थिंक अभी 2500 रुपये महीना चल रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2500, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों को क्या था कि 18 वर्ष तक आ तो रहे हैं, फ्री एजुकेशन हम देंगे तो क्या पता आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो इन लोगों को फ्री में किताबें दी जाएंगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, इनकी यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस दी जाएगी, और जितने भी लर्निंग मटेरियल है, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, बैग हुआ, ये सब इनको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्यों, ये एक तरीके से लालच भी समझ लीजिए कि बच्चा स्कूल में आए, एटलीस्ट शिक्षा तो ले, वो किसी भी तरीके से ले, एटलीस्ट स्कूल में शिक्षा तो ले, ठीक है। इसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी जी। देखिए नॉर्मल स्कूल्स में भी अब तो ऐसा प्रावधान हो गया है, पर ये प्रावधान डिफरेंट लेवल बच्चों के पास भी था कि भाई इन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटी स्कूल में दी जाएगी, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम, जिससे वो अपने जीवन अच्छा व्यतीत कर सके, कुछ एक धनराशि अपने स्किल की वजह से, ठीक है, अपने कौशल की वजह से कमा सके, तो इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या है, आपको छोटे मोटे कार्य सिखाए जाते हैं जिससे आप छोटी मोटी अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लड़कियों को कढ़ाई करना सिखा दिया, ठीक है, सिलाई करना सिखा दिया, ब्यूटिशियन का कोई कोर्स करवा दिया, ठीक है। तो ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है, व्यावसायिक परीक्षण में आता है। इसके बाद है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हम लोग बात करते हैं, RCI ने भी अपने काफ़ी सारे खोल रखे हैं इंस्टीट्यूशंस, जिसमें वो D.Ed डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, B.Ed बैचलर्स इन स्पेशल एजुकेशन कराता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएँ। प्लस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसमें मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जो नॉर्मल टीचर्स भी है उसमें भी एक ऐसा सेक्शन दिया जाए, आप लोग जैसे जानते हैं कि उसमें एक ऐसा सेक्शन दिया जाए जिसमें आपको डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाए। मेरी बात से सहमत भी करते होंगे कि आप लोग भी पढ़ के आए होंगे जब आपको D.Ed B.Ed में पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है जी। ये बात हो गई, ये आप एजुकेशन से रिलेटेड ये जो 4 बातें हैं ये ध्यान रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के लिए इन्होंने क्या स्टेप लिए, देखिए जी इसमें आपको जैसे कि पता है, मोटी मोटी बात सभी को पता होती है, 3% रिजर्वेशन। बात क्या है, आपको नीचे वाले पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखिए जो पूर्ण तरीके से ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, इसको हम VI भी कह सकते हैं, ब्लाइंड है या फिर लो विजन है, दृष्टिबाधित है, ठीक है, पूर्ण तरीके से ब्लाइंड है या फिर उसको देखने में कठिनाई है, दोनों ही अवस्था को 1% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन भी बांटा गया है, ठीक है। 1% आपको HI वाले बच्चों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन है 21 में बात कर रही हूँ जब हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल में तो फ्री का बोल ही दिया है, कितने भी % बच्चे आ सकते हैं, बट रिजर्वेशन जॉब में 3% होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। इसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ एंड सेरेब्रल पाल्सी। देखिए सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, सेरेब्रल पाल्सी होती है जो हमें मस्तिष्क से मस्तिष्क, आप जानते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कुछ भी कार्य करने के, जो हम बॉडी से कार्य करते हैं, सोचते हैं वो भी मस्तिष्क का काम है, चलते हैं वो भी उसका काम है, देखते हैं वो भी हमारे मस्तिष्क का काम है, जो हम देखते हैं वो भी हमारा दिमाग बताता है कि हमने क्या देखा है। हम ताजमहल के आगे खड़े हैं, उसको देखे जा रहे, बाद में हमारा दिमाग बताएगा इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अच्छा ये ताजमहल है, ठीक है। तो ये होती है सेरेब्रल पाल्सी।
तो सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि दिमाग का एक जो पार्ट होता है, पर्टिकुलर पार्ट होता है, वो अफेक्ट होता है, वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो विकलांगता में आ जाता है। किसी के पैर काम नहीं करते, किसी के हाथ काम नहीं करते, किसी का ब्रेन काम नहीं करता, कोई सोच नहीं सकता है, ठीक है। तो अलग जैसे जैसे हिस्से में दिक्कत होगी ऐसे ऐसे बॉडी में दिक्कत होगी। सी से याद रखिएगा सर, और पी से याद रखिएगा कि पोलियो जैसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। पोलियो जैसी कंडीशन हो जाती है शरीर की, किसकी वजह से, दिमाग की वजह से, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको बता ही दिया, चलने में फिरने में दिक्कत होती है इन लोगों को, तो 1% इस तरीके से बांटा गया है। देखिए रिलैक्सेशन, उम्र में छूट किस तरीके से दी गई थी, अब ये आप देख लीजिए। उम्र में छूट दी गई थी, आप लोग ये भी बात ध्यान रखिएगा, अभी तक भी हम लोग देखते हैं जर्नल ओबीसी एससी एसटी वालों से भी ज़्यादा या फिर उनके बराबर हमें उम्र में छूट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इनको छूट मिलती है। आप DSSB भी देने जा रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी देने जा रहे हैं, आप इनका सेक्शन अलग से देख लीजिएगा, इनको हमेशा छूट दी जाती है। किस प्रावधान की वजह से, इस PWD एक्ट की वजह से ही, ठीक है। दूसरा आता है रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रोजगार की विनियमित करना मतलब कि रोजगार ढूंढ के लाना, रेगुलेट करना, इन लोगों के लिए बनाना रोजगार, इन किसकी वजह से, इनकी कंडीशन की वजह से। अब ऐसा तो है नहीं कोई दृष्टिबाधित इंसान है और हम उसको काम दे देते हैं, कोई भी ऐसा जो कि दृष्टि से ही होना है, जो कि जिसमें दृष्टि चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम उसको आर्मी में तो नहीं भेज सकते, तो ऐसे रोज़गार लाए जाएं, ऐसे रोज़गार बनाए जाएं जो इनकी डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हों, ठीक है जी। आगे 3% सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, देखिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इनके लिए 3% सीट्स होंगी। आप एग्जामिनेशंस में भी देखते हैं, आप हॉस्पिटल्स में भी देख सकते हैं, आप स्कूल्स में भी देख सकते हैं, इनकी जो सीट्स है वो फिक्स रहती है, कितनी 3%, और इनका वर्गीकरण मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। नो प्रमोशन कैन बी डिनाइड बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट, मतलब कि पद उन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए इनकी इम्पेयरमेंट की वजह से, इनकी क्षति की वजह से, इनकी दिक्कत की वजह से अगर इनका कहीं पर प्रमोशन हो रहा है तो इनकी इम्पेयरमेंट की वजह से इनका प्रमोशन नहीं रोका जा सकता, ये भी इनके अधिकार में है, ठीक है। तो ये बात आप एम्प्लॉयमेंट में ध्यान रखेंगे। 4 बातें, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि गैर भेदभाव, ठीक है, मतलब कि ऑल पब्लिक प्लेस शुड बी बैरियर फ्री। देखिए भेदभाव किस तरीके से होता है, भेदभाव इस तरीके से होता है कि हम किसी, मान लीजिए मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं हम, ठीक है, अगर मेट्रो स्टेशन सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल इंसान ही ट्रैवल कर सकता है, तो वो गलत होता, इनके साथ भेदभाव होता। बट क्या कर दिया कि हर एक पब्लिक प्लेस, नहीं सिर्फ मेट्रो ही नहीं, हर एक पब्लिक प्लेस क्या होना चाहिए, बैरियर फ्री होना चाहिए, ताकि इनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो सके, ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, देखिए जी अनुसंधान जिसे हम लोग बोलते हैं और जनशक्ति विकास जिसे हम बोलते हैं। रिसर्च जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, रिसर्च किस लिए ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रोग की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च करना, नई नई चीज़ें लेके आना, कैसे रुक सकती है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या शिक्षा में बदलाव करें, क्या इनकी मेडिकेशन जो इनको दवाइयाँ दी जाती हैं क्या उसमें बदलाव करें, क्या किसी और चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है, रोकथाम कैसे हो सकती है, तो इसके लिए रिसर्च करी जाएगी। और रिसर्च कौन करेगा, मैन करेगा। रिसर्च कौन करेगा, मैन करेगा। जब जनशक्ति बढ़ेगी तो रिसर्च भी अपने हिसाब से काम करेगी, रिसर्च होगी ही होगी। और कैसे इंसानों की ज़रूरत है, जो रिसर्च बहुत अच्छे कीन तरीके से कर सके, बहुत एक अच्छे तरीके से कर सके, तभी तो रोकथाम होगी ना। उनको अगर अपनी फील्ड के बारे में पूर्ण नॉलेज होगी तभी वो रोकथाम भी कर पाएंगे। दूसरा है रिहैबिलिटेशन इंक्लूड CBR, देखिए कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन होती है ये, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन मतलब कि पुनर्वास एक तरीके से बोल लीजिए, जो कम्युनिटी बेस्ड होता है, ठीक है। ऐसा पुनर्वास हम लोगों को करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। समाज का पुनर्वास हमें करना है, इस चीज़ के लिए कौन लगेंगे, इंसान लगेंगे, जनशक्ति लगेगी और रिसर्च लगेगी, ठीक है जी। कहाँ, किस एरिया में, किस क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं, क्या चीज़ ऐसी हो रही है जो इस क्षेत्र में इतने ज़्यादा डिसेबल जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, ये सब कैसे आएगा, CBR से आएगा, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। जब हम करेंगे, एक इंसान जब रिसर्च करने के लिए कम्युनिटी में जाएगा
तभी तो वो पुनर्वास कर पाएगा, तभी तो वो रिसर्च कर पाएगा, तभी तो उसे नई चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए CBR करनी भी ज़रूरी है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइस, देखिए जिस सहायक उपकरणों का विकास होना चाहिए, सहायक उपकरणों का विकास कौन करेगा? जनशक्ति करेगी, मैन करेगा, इंसान करेगा। ठीक है, और इंसान कब कर पाएगा? जब रिसर्च के द्वारा उसे पूर्ण नॉलेज हो गई हो किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में। जैसे कि एक होता है हेयरिंग एड जो कान के पीछे लगता है, ठीक है, और एक होता है कोक्लिया इम्प्लांट जो कि ऐसे गोल तरीके का होता है, जिनको बिल्कुल ही प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होते हैं इंसान, उसके ये कान के पीछे लगता है। ठीक है, उनको ये मशीन दी जाती है। तो ये 2 तरीके की मशीन क्यों लाई गई? और इनमें भी काफ़ी सारे फिर तरीके होते हैं नीचे। ठीक है, तो ये 2 तरीके की क्यों मशीन लाई गई? क्यों? क्योंकि रिसर्च हुई थी। ठीक है, रिसर्च में पता लगा कि जिन लोगों को सिर्फ सुनने में कठिनाई है उनको ये वाला हेयरिंग एड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, और जिन लोगों को बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता उनको ये वाला हेयरिंग एड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। क्यों हुई? रिसर्च से हुई, और रिसर्च किसने करी? इंसान ने करी, जनशक्ति ने करी। इसलिए अलग अलग तरीके के असिस्टिव डिवाइस के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? सहायक सामग्री के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंसान रिस्पॉन्सिबल है। किसके द्वारा होगी? रिसर्च के द्वारा होगी। जॉब आइडेंटिफिकेशन करें, नौकरी की पहचान करें, किसके द्वारा नौकरी की पहचान होगी? ये भी जनशक्ति जब एक साथ आएगी तभी वो नौकरी की पहचान भी करेगी कि इनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से इनको कौन सी नौकरी दी जाए। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखिए अफर्मेटिव एक्शन मतलब कि सकारात्मक कार्रवाई करी जाएगी। सकारात्मक कार्रवाई कैसे करी जाएगी ये आप देखिए। एड्स एंड अप्लायंसेस शुड बी प्रोवाइडेड। देखिए सहायता और उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई हुई। ठीक है, सकारात्मक कैसे? भाई इंसान स्कूल में आए तो, बच्चा स्कूल में आए तो पढ़ने के लिए, सहायक सामग्री होगी तभी तो वो किसी जॉब में भी जा पाएगा। देखिए जिस हिसाब से नॉर्मल इंसान भी इन लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही इनको भी ये भी कोशिश करते हैं। और किसके द्वारा कोशिश करते हैं? एड्स एंड अप्लायंसेस ये लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार मैं कोई मशीन लगा के चल रहा हूँ तो मतलब मेरे शरीर पे कोई मशीन लगी हुई है तो आप लोगों को अजीब लगेगा ना। तो आप लोगों को काफ़ी हिम्मत चाहिए होगी ऐसी मशीन को लगा के अपने कम्युनिटी में निकलने की। ठीक है, तो ये लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सकारात्मक कार्रवाई होगी अगर इनको प्रोवाइड करवाए जाए। क्या? एड्स एंड अप्लायंसेस। आप लोगों को एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होगा, दिल्ली में ही है। एक तो है जी AYJNIHH। ठीक है, AYJ है, NIHH अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। ठीक है, एक है AYJNISHD। ऐसे कुछ करके इंस्टीट्यूट है जो कि मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स? ये फ्री में क्या करते हैं? हेयरिंग एड्स वगैरह जितने भी इनके उपकरण हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक कार्रवाई हुई। इसके बाद है अलॉटमेंट ऑफ लैंड शैल बी मेड बाय द कंसेशन रेट। देखिए कोई भी इनको अगर लैंड दिया जा रहा है, ठीक है, कोई भी एक ज़मीनी टुकड़ा इनको दिया जा रहा है तो इनको वो कंसेशन रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, इनकी नीड के हिसाब से इनको दिया जाएगा। यही बहुत बड़ी बात है कि ये एक अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं, पर क्या हर एक इंसान को इनको कंसेशन रेट पर देना पड़ेगा? ये अनिवार्य है, इनके राइट्स में लिखा गया है। ठीक है, चाहे वो कोई प्राइवेट लैंड ले, चाहे वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ले रहे हैं, इनको कंसेशन जो रेट हैं वो प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। मतलब कि कुछ ना कुछ छूट प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ठीक है, अब जी कंसेशन किस किस में लेंगे? अगर ये कोई हाउस खोल रहे हैं, कंसेशन की बात कर रहे हैं, कंसेशन कहाँ कहाँ पे मिलेगा? अगर ये कोई घर खरीद रहे हैं तो कंसेशन इनको प्रोवाइड होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो कंसेशन प्रोवाइड होगा। स्पेशल स्कूल अगर कोई विकलांग व्यक्ति खोलता है तो कंसेशन प्रोवाइड होगा। रिसर्च कोई कर रहा है, ठीक है, स्कूल, तो इनको कंसेशन प्रोवाइड होगा। फैक्ट्री खोल रहा है कोई डिसेबल इंसान तो उसको कंसेशन प्रोवाइड होगा। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे है सोशल सिक्योरिटी मतलब कि सामाजिक सुरक्षा। देखिए सामाजिक सुरक्षा किस द्वारा होगी? जब हमें गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ धनराशि मिलेगी या फिर हमें गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक सुविधा मिलेगी। सुविधा तो उसने राइट में अपने लिखी दी हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं हमने ऊपर पढ़ी हैं, बट इसके अलावा और भी कुछ थी जिसमें इनको कुछ धनराशि दी जाएगी। सबसे पहले है इनका बीमा, दूसरी है इनकी पेंशन जो कि मैंने आपको बताई। अब क्या चल रहा है? 2500 रुपये महीने की इनकी जो पेंशन है वो चल रही है। अलाउंस इनके चल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भत्ता।
भत्ता इनके चल रहे हैं। तो इन 3 तरीक़ों से इनकी सामाजिक जो है वो सुरक्षा की जाएगी, ताकि भाई अगर ये नहीं भी कमा पा रहा है तब भी अगर ये तीनों चीज़ कराए तो वो अपना जीवन जो है अपने लायक व्यतीत कर सकता है, अपने लायक जो है खाना खा सकता है, रोटी कमा सकता है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं ग्रेवियंस रेड्रेसल। देखिए शिकायत निवारण, शिकायत अगर इनको कुछ हो इन एक्ट्स के बाद भी, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराने के बाद भी कहीं कमी पेशी रह जाती है, कम्युनिटी को नहीं पता होता है, तो ये शिकायत लेकर कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, आप पहली लाइन सुनिए। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में मूव एन एप्लीकेशन टू। मतलब कि देखिए कि अगर कोई भी इनके जो राइट है, जो इनके अधिकार है, उनके साथ खनन होता है, गलत होता है, तो क्या कर सकते हैं, जैसा कि लिखा गया है आपके कहाँ पर, इस एक्ट में। ठीक है, देखिए जी एक्ट में लिखा गया है जो भी इनको अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं उसके साथ कोई गलत होता है, वॉयलेशन होती है, तो ये कहाँ जा सकते हैं, एप्लीकेशन अपनी गुहार लगा सकते हैं। कहाँ पर, देखिए चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, देखिए चीफ कमिश्नर को लगा सकते हैं जो कि है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का चीफ कमिश्नर। ठीक है, इसके बाद चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन स्टेट। देखिए हर स्टेट में भी चीफ कमिश्नर होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के। इनके पास ये जाकर अपने डायरेक्ट क्या कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इन्हें किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके स्पेशल कोर्ट्स अलग से होते हैं जो कि डील किसके द्वारा होते हैं, चीफ कमिश्नर के और कमिश्नर के। ठीक है, दोनों कौन से विभाग से होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के विभाग से होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए मेन क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ इन स्कूल डैश इन स्कूल। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 ने स्कूल में डैश को शामिल करने का प्रावधान किया। किसको शामिल करने का प्रावधान दिया, ये है आपके 4 ऑप्शंस। खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, मिड डे मील, दोपहर का भोजन, फैसिलिटीज़ ऑफ रैम्प या हेल्थ चेकअप। आप बताइए कि हमने क्या इन तीनों के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पर हमने हेल्थ चेकअप्स के बारे में पढ़ा है जिसके द्वारा रिसर्च की जाएगी और इनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जल्दी पहचान हो पाएगी। ठीक है, तो यही है इसका सही आंसर। देखिए आपको देखने में लग सकता है कि यार मिड डे मील भी चलता है, रैम्प्स भी अब स्कूल में बनने लगी हैं, प्लेग्राउंड तो होता ही है, तीनों के तीनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बट देखिए पूछा क्या गया है, एक्ट भी दिया हुआ है ऊपर, 1995 दिया हुआ है। हेल्थ चेकअप आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य की जांच इसमें दी गई है। पीडब्ल्यूडी एक्ट वाज पास्ड इन लोकसभा इन, देखिए लोकसभा में कब ये पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है ये पास हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये है फ्रेंड्स आपके 4 ऑप्शन। 10 दिसंबर 1995, 12 दिसंबर 1995, 10 नवंबर या फिर 12 सितंबर। देखिए जी ना तो सितंबर आएगा, ठीक है, या तो हमने फरवरी की बात करी थी या फिर हमने दिसंबर की बात करी थी। ठीक है, तो नवंबर और सितंबर तो यहाँ पर कट ही जाता है, बात आती है 10 की और 12 की। देखिए जी 21 डिसेबिलिटी थी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की, इसी का उल्टा याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 1995 में लोकसभा में ये पास हो गया था। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट वाज फॉर होल इंडिया एक्सेप्ट विच स्टेट। देखिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम जो था किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत के लिए था। ठीक है, एक राज्य था जिसमें ये पीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू नहीं किया था, आसाम था, कर्नाटका था, जम्मू एंड कश्मीर था, नागालैंड था। देखिए ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को कुछ सीख देते हैं। ठीक है, इस एक्ट के बारे में, और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर में ये जो एक्ट था ये लागू नहीं किया गया था। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं विच वॉज नॉट द एम ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट। देखिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता की रोकथाम, ये हमने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा था, तो जी हाँ ये तो है। टू प्रोवाइड फूड, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये तो हमने पढ़ा था। एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जी हमने रोज़गार के बारे में तो पूरी हेडिंग दी हुई है, तो ये भी हमने पढ़ा था। प्रोवाइड जो फूड है ये हमने नहीं पढ़ा था, भोजन के लिए नहीं पढ़ा था। हालांकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो काफ़ी सारे एक्ट पढ़ के जाते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आप कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है जी,
आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 1995 एजुकेशन प्रोविजन कंटेन्स, PWD अधिनियम 1995 के अनुसार शिक्षा प्रावधान में शामिल है। क्या शामिल है आपको ये बताना है। प्रमोटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन नॉर्मल स्कूल, सामान्य स्कूल में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है जी, सही लग रहा है। प्रोवाइडिंग एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल बुक्स इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर हिज एजुकेशन। जी हाँ, प्रत्येक विकलांग बच्चे को उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकें और उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराना। जी हाँ, ये भी हमने पढ़ा था। लास्ट है सी है इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूल्स और ओपन यूनिवर्सिटीज़। देखिए ये हमने नहीं पढ़ा, बट इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जी एजुकेशन देना इनका एक मेन उद्देश्य था, और ये उद्देश्य ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे कैसी भी ओपन एजुकेशन हो, NIOS हो, ये भी इन लोगों के लिए प्रावधान बनाया गया था। एजुकेशन दी जाए कहीं से भी मिले इनको। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ बिल्कुल ठीक थी। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। 6 देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट इंसेंटिव्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन वाज गिवन फॉर। देखिए PWD अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहन दिया गया था? देखिए जब इन्होंने क्या प्रोत्साहन दिया था कि भाई इंसेंटिव दिया जाएगा इनको ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कि अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन के लिए प्रोत्साहन दिया गया। जब ट्रांसपोर्ट की हम लोगों ने बात करी तो किस चीज़ के लिए बात करी? टू मूव एवरीवेयर। देखिए हर जगह घूमने के लिए। जब हमने बैरियर फ्री की एनवायरनमेंट की बात करी थी फ्रेंड्स, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में हमारा ट्रांसपोर्ट भी आता है, ये बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को इसीलिए ऐड करा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए क्यों ट्रांसपोर्ट की बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करी थी। इसमें से सुनिए, फर्स्ट है टू मूव एवरीवेयर, हर जगह घूमने के लिए, ये आपको सही लग सकता है। टू अटेंड द स्कूल, स्कूल में भाग लेने के लिए। जी हाँ। टू बियर द एक्सपेंस, खर्च वहन करने के लिए। टू विजिट वेरियस प्लेस, विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए। देखिए जी मैं आपको बता दूं हमने पढ़ा क्या था इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया उसमें पढ़ा क्या था? टू अटेंड स्कूल, स्कूल में आना, एजुकेशन देना, इनका एक मेन उद्देश्य था। तो यही है आपका राइट आंसर। ठीक है जी, आशा करती हूँ आपको जो ये वीडियो है ये बहुत पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव कुछ भी लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।